Recording. Good afternoon, everyone. Now, the last of the times, we had been talking about the basics of the law and the taxation, and in fact, we concluded with that basics in the last of the discussions. We have already addressed, if you remember, we have already addressed why do we have law and why do we have taxes, what are direct taxes, what are indirect taxes, everything we have addressed. Rather लॉ कैसे बनता है, टैक्स का लॉ कैसे बना, ये सब कहानी हमने बहुत सारी बातें पढ़ी. प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन एंड all direct taxes are progressive, all indirect taxes are regressive. Then we had also addressed the concept of equity and vertical equity and horizontal equity. ये सब चीज़ें हम अपने डिस्कशन में ऑलरेडी एड्रेस कर चुके हैं. तो अब क्योंकि हम इतनी सारी बातें ऑलरेडी एड्रेस कर चुके थे, तो अब फिलहाल आज से हमें रियल इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है. हम ऐसा कह सकते हैं कि टू सम एक्सटेंट इट इज़ जस्ट द स्टार्ट ऑफ द सिलेबस, बिकॉज अभी तक जो पढ़ा इनफैक्ट कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंट था, बेसिक था और एग्जाम में भी आता है. पर हाँ, अब का जो डिस्कशन है दैट इज गोइंग टू बी मोर प्रिसाइज एंड रेलेवेंट फॉर द एग्जाम्स. अभी देखो, हमने जो डिस्कशन किया थोड़ा सा उसको अपन रिकलेक्ट करते हुए ये समझते हैं कि अपना इनकम टैक्स में सिलेबस कितना हमको पढ़ना है इन दी सीए इंटर, व्हाट टू व्हाट एक्सटेंट वी हैव टू स्टडी इन दी सीए इंटर. क्योंकि अगर हम ये पढ़ लेंगे कि कितना पढ़ना है तो हमको क्लियरिटी रहेगी. नाउ, जैसा कि हमने अपने डिस्कशन में बात की, हमारे संविधान में पावर है कि वो लॉ बना सकते हैं. आर्टिकल 245 से आर्टिकल 255 में कई सारे सब्जेक्ट्स दिए हैं और उन सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाया जा सकता है. और ख़ास तौर पर एंट्री नंबर 82 जो है इन द लिस्ट 1, उसमें स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि दे कैन मेक द लॉ फॉर टैक्सेशन ऑफ इनकम. तो क्योंकि उनको पावर था कि वो इनकम पर टैक्स लगा सकते थे, इसलिए उन्होंने 1961 में इनकम टैक्स एक्ट बनाया, इनकम टैक्स एक्ट 1961. और हमको ये भी पता है इनफैक्ट कि इनकम टैक्स एक्ट बना कैसे होगा, राइट. इनकम टैक्स एक्ट किस प्रक्रिया से बना होगा. तो पार्लियामेंट में इनकम टैक्स बिल रखा गया होगा, उसको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज ने पास किया होगा और फिर प्रेसिडेंट ने उससे असेंट किया होगा और फाइनली इनकम टैक्स एक्ट वाज मेड, इट वाज प्रमोलगमेटेड. इनकम टैक्स एक्ट जब बना था तो उसमें केवल 298 सेक्शंस थे. केवल छोटा सा एक्ट बना था, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3. अभी देखो, आप फाउंडेशन में ही गिनोगे तो 250-300 सेक्शन तो आप पढ़ के ही चुके हो अलग अलग एक्ट के. कभी एलएलपी एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सबके मिला लो तो 200-250 सेक्शन आप पढ़ चुके हो. एंड इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बना था एंड इट ओनली हैड 298 सेक्शंस. बट बट व्हाट हैपेंड इज, समय के साथ कानून को बदलना पड़ता है और इनकम टैक्स का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, इनकम टैक्स का सब्जेक्ट रिफॉर्म्स से जुड़ा हुआ है. हर बजट में हमको इंतजार रहता है कि इस साल सरकार क्या करेगी, टैक्स में क्या चेंजेस करेगी, लॉ में क्या चेंजेस करेगी, क्या नए इंसेंटिव्स देगी. तो बहुत सारी चीज़ों का हमको इंतजार रहता है. 60 साल हो गए इनकम टैक्स एक्ट को, राइट. 1961 से नाउ वी आर सिटिंग इन 2021, 60 साल हो गए. 60 साल में 6000 से ज्यादा अमेंडमेंट्स आ गए इनकम टैक्स में. सो देयर हैव बीन ट्रेमेंडस अमेंडमेंट्स इन इनकम टैक्स. और ओरिजिनली जो 1961 में इनकम टैक्स बना था वो तो कुछ और ही था. इतना चेंज हो गया अभी वो कि वो ओरिजिनल लॉ तो कहीं चला गया है. एंड देन व्हाट हैपेंड इज, समय समय पर कई सारे सेक्शंस ऐड होते गए, कई सारे सेक्शंस डिलीट होते गए, रिमूव भी होते गए. अगर हम सेक्शंस की बात करें तो इनफैक्ट एक्ट में सेक्शन 1 से 298 ही होंगे.
नंबर जो होगा वो सेक्शन 1 से सेक्शन 298 ही होगा। बट व्हाट हैपेंस इज, ये जो 298 सेक्शंस हैं इसमें बीच बीच में कई सेक्शंस डिलीट हो चुके हैं और कई सेक्शंस ऐड भी हो चुके हैं। अब ऐड होने की जो प्रोसेस है वो आप समझो कैसे होता है, मतलब वही पार्लियामेंट के जरिए ही होता है, पर उसकी नंबर पैटर्न जो है उसका नॉमन क्लेचर जो है वो कैसा रहता है। तो से सेक्शन 80 एंड सेक्शन 81, इनके बीच में अब उनको एक सेक्शन इंसर्ट करना है, तो क्या करें। तो उन्होंने एक सेक्शन दे दिया जिसका नाम दे दिया सेक्शन 80A। आई होप यू हैव हर्ड ऑफ समथिंग लाइक, इस तरह से होता है 80A। फिर एक और सेक्शन देना है तो क्या करें, उन्होंने कहा 80B दे दो, फिर 80C, 80D, 80E, F, G, H, I, X, Y, Z, फिर Z खत्म हो गया, अब क्या करें, ZA, ZB, ZC, ZD, ZZ, फिर ZZA, ऐसा चलता रहता है। अब ऐसा सब चल रहा था, अचानक से उनको लगा कि हमको एक सेक्शन 80C और 80D के बीच में इंट्रोड्यूस करना है। राइट, उनको प्लेसमेंट उनका पता है कि हमको सेक्शन इसी जगह पर चाहिए, 80C और 80D के बीच में सेक्शन चाहिए। अब क्या करें, 80CA, CB, CC, CD, CE, CF, लाइक दैट। अभी ये सब हो गया, फिर उनको लगा कि हमको सेक्शन 80CC और CD के बीच में एक सेक्शन चाहिए। अब क्या करें, 80CCA, CCB, CCD, लाइक दैट, ऐसा चलता रहता है। और ऐसे करते करते इनकम टैक्स में बहुत सारे सेक्शंस आ गए, एंड इनफैक्ट देयर आर 750 प्लस सेक्शंस विच आर एप्लीकेबल टुडे। कई सेक्शंस तो आके खत्म भी हो गए, उनसे मतलब भी नहीं अपने को। आज केवल 750 सेक्शन हैं जो इनकम टैक्स में लागू होते हैं, बस, ज्यादा तो है ही नहीं। इनकम टैक्स इज अ वेरी स्मॉल एंड इजी सब्जेक्ट। केवल 750 सेक्शन है जो इनकम टैक्स में आज लागू होते हैं। ठीक है, चिंता मत करना, मैं ये भी बताऊंगा कि हमको कितना पढ़ना है, वो बाद में बताऊंगा। पहले किसी ने सोच लिया कि अभी सीए इंटर कर रहे हैं, सीए कोर्स कर रहे हैं, और बैच के शुरू में मैंने कहा भी था कि क्या होता है कि इनकम टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सीए कोर्स के लिए, क्योंकि क्या होता है कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ऐसे ही जाना जाता है कि ये इनकम टैक्स के एक्सपर्ट हैं। तो इसलिए इनकम टैक्स अच्छे से पढ़ना है। अच्छा भी लगता है कि टैक्स लगता है, कैसे क्या लगता है। तो इनकम टैक्स अपन ने कसम खा ली कि अच्छे से पढ़ेंगे, और सीए इंटर में मतलब बिल्कुल पढ़ के खत्म कर देंगे सब्जेक्ट को। तो आप इनकम टैक्स को अगर खत्म करना चाहते हो तो सबसे पहले इनकम टैक्स का एक्ट है, और ज्यादा नहीं है, आपको केवल 750 सेक्शंस पढ़ने हैं बस। इंटर में कितने पढ़ने हैं वो बताऊंगा, सारे नहीं पढ़ने, ठीक है। अब उसके बाद चिंता की बात नहीं है, घबराओ मत, डोंट पैनिक। आईसीआई को पता है कि हम मतलब कितना पढ़ पाएंगे इंटर में, उसी हिसाब से उन्होंने सब रखा है। उनको 7 सब्जेक्ट और रखने थे, 7.5 सब्जेक्ट और रखने थे। ये तो आधे ही सब्जेक्ट है, इट्स जस्ट 60 मार्क्स। अब इनकम टैक्स एक्ट में उन्होंने ये सब लिख दिया, और बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, कई सारी चीजें, किस पे टैक्स लगेगा, कैसे लगेगा, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। नाउ इनकम टैक्स एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया, और इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड करना है तो भी पार्लियामेंट करेगी, विच इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। पार्लियामेंट में हम जाकर हम सुनते हैं कि कैसे वहां पे बिल पास होता है और कितनी मुश्किलें आती है, दोनों हाउसेस से पास होना है। वहां पर हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं और वो किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ ऐसे ही होता है वहां। तो ये सब चल रहा है वहां पर, और इस सब के बैकग्राउंड में उन्होंने कहा कि कई चीजें हम ऐसा कर देते हैं कि पार्लियामेंट उस चीज को करने का पावर डेलीगेट कर देता है। वैसे तो कानून बनाने का पावर पार्लियामेंट को है, पर पार्लियामेंट अपना पावर गवर्नमेंट को डेलीगेट कर देता है। इसको कहा जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये एक बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आई बिलीव आपने कभी सुना हो। पार्लियामेंट ने अपना कानून बनाने का पावर डेलीगेट कर दिया। कैसे किया वो समझो। इनकम टैक्स एक्ट में कई जगह पर उन्होंने लिख दिया, दिस विल बी डन एज प्रिस्क्राइब्ड।
कई जगह पर। जैसे इनकम टैक्स में उन्होंने कह दिया व्हाट विल बी द रेट ऑफ इनकम टैक्स, द रेट ऑफ इनकम टैक्स विल बी एज प्रिस्क्राइब्ड, उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ। फिर उन्होंने कोई दूसरी चीज है, उन्होंने कह दिया इनकम टैक्स में अपने को हर साल एक रिटर्न भरना पड़ता है। कभी आपने सुना हो इनकम टैक्स में हमको अपना हिसाब देना पड़ता है सरकार को, रिटर्न कहते हैं उसको। तो रिटर्न विल बी फाइल्ड इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड, इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड। कई चीजों को उन्होंने उसके साथ वर्ड लिख दिया, दिस विल बी डन एज प्रिस्क्राइब्ड। और इनकम टैक्स एक्ट में आखिरी में उन्होंने जाकर कह दिया दैट प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड एज पर रूल्स, सो दे विल मेक रूल्स ऑन दिस सब्जेक्ट। और रूल्स इनकम टैक्स में बनाए जाएंगे एक बॉडी के द्वारा, उस बॉडी का नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। आई होप यू हैव हर्ड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, राइट, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे कि सीबीडीटी क्या है और सीबीडीटी में कौन होते हैं, वो सब है, एक चैप्टर है उसका पूरा, उसमें हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल के लिए उन्होंने कह दिया कि इस पूरे सब्जेक्ट पर बहुत सारे रूल्स बनाए जाएंगे और ये रूल्स बनाए जाएंगे बाय द बोर्ड, बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और फिर 1961 में लिख दिया उन्होंने, तो इसके ऊपर रूल्स लिखे गए और उसका नाम दिया गया इनकम टैक्स रूल्स 1962। जब लिखे गए थे तब करीबन 150 रूल्स थे, रूल 1, रूल 2, रूल 3 और ऐसे 150 रूल्स थे। पर समय समय पर अमेंडमेंट्स आते गए और जब एक्ट ही बदल रहा था तो उसके साथ रूल्स भी बदल रहे थे। कई रूल्स ऐड हुए, कई रूल्स डिलीट भी होते गए और फिर वही 11 और 12 रूल के बीच में एक नया रूल देना। अभी क्या करें, 11A, 11B, 11C, 11X, Y, Z, ऐसा हो गया 11U। अब 11U के बाद उनको 11U के बाद एक रूल बीच में देना था, तो UA, UB, UC, और फिर उसके बाद 11UAA, 11UAB, ऐसे रूल्स आते गए। और इनकम टैक्स में आज के समय सिर्फ 450 रूल्स होंगे जो रेलेवेंट है। कई रूल्स तो आके खत्म भी हो गए जिनका रेलेवेंस ही नहीं है आज। आज के समय 450 रूल्स है इनकम टैक्स में जो रेलेवेंट है, पढ़ना चाहिए। कोई ने सोच लिया इनकम टैक्स अच्छे से पढ़ना है तो हाँ, आपको 450 रूल्स पढ़ने चाहिए। फिर उसके बाद इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमेशा डिबेट रहता है, डिस्प्यूट रहता है। कल मैंने आखिरी में बताया था कि इंटरप्रिटेशन इज अ बिग प्रॉब्लम। इंटरप्रिटेशन कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। टैक्स और टैक्स के लॉ में तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि टैक्स पेयर हमेशा ये चाहता है कि मुझे कम से कम टैक्स लगे। मैं टैक्स पेयर हूं, मैं तो यही चाहूंगा कि मेरे को कम टैक्स लगे, पैसा लग रहा है ना। और गवर्नमेंट या टैक्स कलेक्टर वो ये चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स ले लें। तो मैं जब भी इनकम टैक्स को पढ़ता हूं एज अ टैक्स पेयर, मैं जब भी इनकम टैक्स को पढ़ता हूं तो मैं इनकम टैक्स को इस तरीके से इंटरप्रेट करता हूं, इस तरीके से पढ़ता हूं कि मुझे टैक्स न लगे। और टैक्स कलेक्टर इनकम टैक्स को इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट हो सके। जैसे कल का अपना एग्जांपल था कि वेसल लिखा हुआ है, तो मैं तो पढ़ूंगा कि साहब वेसल का मतलब होता है बर्तन, और टैक्स कलेक्टर ये पढ़ेंगे कि वेसल का मतलब होता है जहाज। और फिर डिस्प्यूट होगा और डिस्प्यूट जाएगा कोर्ट्स में। समय समय पर टैक्स कलेक्टर अपनी तरफ से भी इंटरप्रिटेशन देते रहते हैं, अपनी तरफ से क्लेरिफिकेशन देते रहते हैं कि हमारे हिसाब से तो इस शब्द का ये मतलब है, हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। या कुछ एग्जाम्पशंस देते रहते हैं। जैसे इनकम टैक्स का रिटर्न भरने की एक तारीख होती है, इस तारीख तक आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। उनको लगा अभी कोविड-19 सिचुएशन है तो तारीख बढ़ा दो, तो वो अपनी तरफ से इस तरह के नोटिफिकेशंस, क्लेरिफिकेशंस देते रहते हैं। और उनकी जो बॉडी है सीबीडीटी, वही बॉडी क्लेरिफिकेशंस देती है। समय समय पे दे इशू सर्क्यूलर्स एंड नोटिफिकेशन so as to give a lot of clarifications,
सो एज टू एक्सप्लेन देयर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। तो समय समय पर ये आते रहते हैं, और आप मान के चलो हर साल में 50-100 नोटिफिकेशन सर्कुलर आ जाते कम से कम। और आज के समय अगर हम कहें तो इनकम टैक्स में 10,000 से ज्यादा सर्कुलर होंगे जो रेलेवेंट है। कई सर्कुलर्स आए और उनका रेलेवेंस भी खत्म हो गया। आज के समय हम अगर कहें तो 10,000 से ज्यादा सर्कुलर्स है वो रेलेवेंट है। फिर इनकम टैक्स में जैसा कि मैंने अभी कहा, टैक्स पेयर ये चाहता है कि मुझे कम से कम टैक्स लगे, टैक्स कलेक्टर ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगे, और दोनों अपने अपने हिसाब से लॉ को इंटरप्रेट करते हैं। और जब वो इंटरप्रेट करते हैं तो डिस्प्यूट होता है। टैक्स पेयर कहता है इसमें तो मुझे टैक्स लगेगा ही नहीं, टैक्स कलेक्टर कहता है आपको तो टैक्स लगेगा। डिस्प्यूट होता है, वो जाता है कोर्ट में, और कोर्ट में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक मामले पहुंच जाते हैं। और फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से उस कानून को इंटरप्रेट करती है, उनका जजमेंट देती है। सुप्रीम कोर्ट जज अल्टीमेटली, कानून तो वही है, उसी कानून को पढ़ के वो अपना व्यू बताते हैं कि हमारे हिसाब से इस शब्द का यह मतलब होगा, हमारे हिसाब से कानून का यह मतलब है, आपको इस ट्रांजैक्शन पे हमारे हिसाब से टैक्स लगेगा। तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दे गिव देयर इंटरप्रिटेशन। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो फैसले होते हैं वो भी देश का कानून बन जाते हैं। दी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजमेंट्स आर द लॉ ऑफ द लैंड, तो वो भी हमारे लिए कानून बन जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमको इनकम टैक्स पढ़ना है तो आपको न केवल इनकम टैक्स का वो लॉ पढ़ना चाहिए जो पार्लियामेंट ने पास किया है, बल्कि आपको वो लॉ भी पढ़ना चाहिए जो अदालत ने इंटरप्रिटेशन किया है, क्योंकि तभी जाकर आप समझ पाओगे कि फाइनली इनकम टैक्स क्या है। इनकम टैक्स एक्ट में जो वर्ड्स लिखे हैं उस पर अदालत के क्या व्यू हैं, वो पढ़े बिना आप इनकम टैक्स नहीं पढ़ पाओगे। और इनकम टैक्स में बहुत लिटिगेशन होता है, बहुत ही ज्यादा लिटिगेशन होता है, बहुत झगड़े होते हैं। और आज के समय अगर हम कहें इनकम टैक्स में कितने केस लॉज हैं, कितने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं जो हमें पढ़ने चाहिए। किसी ने सोच लिया अच्छे से इनकम टैक्स पढ़ना है, इंटर में तो पूरा पढ़ के ही जाएंगे अपन, डॉक्टर ही बन के जाएंगे इनकम टैक्स के। तो इनकम टैक्स में 5 से 7 लाख केसेस होंगे जो आपको पढ़ लेने चाहिए। अगर आप, ज्यादा नहीं है, मैं पता है मुझे, छोटा सा सब्जेक्ट है अपना। तो इनकम टैक्स में अगर कोई सोच लेता है कि सच में अच्छे से पढ़ना है तो यू हैव टू स्टडी द इनकम टैक्स एक्ट, यू हैव टू स्टडी द इनकम टैक्स रूल्स, यू हैव टू स्टडी द सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस, एंड यू हैव टू स्टडी द केस लॉस। अगर आप उसको पेजेस के कंटेंट में देखना चाहो कि कितने पेजेस हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट 750 सेक्शन, करीब करीब 1,000 पेज का कंटेंट होगा। फिर उसके बाद इनकम टैक्स रूल्स 450 हैं, पर रूल्स में डिटेलिंग ज्यादा होती है, तो 1,500 पेज के रूल्स होंगे करीबन। सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन 10,000 सर्कुलर है, मान लो एक सर्कुलर 1 पेज का भी है, ज्यादा नहीं है, 10,000 पेज का कंटेंट है। और फिर इनकम टैक्स में केस लॉ 5 लाख केसेस हैं, मान लो 5 लाख ही हैं, मैंने कहा 5 लाख से 7 लाख है, 5 लाख ही है। और एक केस करीब करीब 10 पेज का होता है। कोई केस 5 पेज का होता है, कोई 10 का होता है, कोई 50 का होता है, कोई 200 पेज का होता है, हजार हजार पेज के जजमेंट होते हैं कोर्ट्स के। तो अपन ये कह रहे हैं कि मान लो 10 पेज का एक जजमेंट है, तो 5 लाख केसेस 50 लाख पेजेस का केस लॉ हो गए। तो बस इतना सा है अपना छोटा सा इनकम टैक्स। और अगर सच में कोई सोचता है कि हमको अच्छे से इनकम टैक्स पढ़ना है तो ये है। अब अब क्या हमको ये इंटर में पढ़ना है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, नहीं तो एग्जाम 15-20 साल बाद होगी, इतना पढ़ना होगा तो ठीक है। ऑब्वियसली इतना तो इंटर में तो नहीं पढ़ना है। तो क्या सब ये फाइनल में है? नहीं, फाइनल में भी नहीं है इतना। ऑब्वियसली इतना कंटेंट तो फाइनल में हो भी नहीं सकता है। तो क्या सर ये कब पढ़ना है फिर? ये क्या आपको आता है क्या? सबसे बड़ा सवाल कि आपको आता है कि आपने पढ़ लिया क्या ये? तो मैं बता रहा हूं मैंने भी नहीं पढ़ा इतना। एंड नोबडी कैन क्लेम कि उसको पूरा इनकम टैक्स आता है। इनकम टैक्स पढ़ने के 2 स्टाइल है। एक स्टाइल है दैट इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट,
अ स्टूडेंट्स अप्रोच वेयर यू स्टडी द इनकम टैक्स। तो आप एक्ट पढ़ते हो, प्रोविजंस पढ़ते हो, वो प्रोविजंस से इनकम का कैलकुलेशन, टैक्स का कैलकुलेशन या जो भी कानून है उसको पढ़ते हो। दैट इज द स्टूडेंट्स अप्रोच। एंड सेकेंड अप्रोच इज अ रिसर्च बेस्ड अप्रोच। रियल लाइफ में जैसे हम लोगों के साथ जो होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ, वो कुछ ऐसा होता है कि हमारे ऑफिस में कोई क्लाइंट आया और वो पूरा इनकम टैक्स तो हमसे एक साथ पूछने नहीं वाला है कि पूरा बताओ साहब, ये जितने भी 750 सेक्शन और सारे सर्कुलर और जजमेंट्स बताओ। वो तो एक प्रॉब्लम लेके आता है, उसकी अपनी प्रॉब्लम है कि साहब मैंने पुराना एक मकान है वो बेचा, कुछ भी ऐसा एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और उस मकान पे इतना कैपिटल गेन या इनकम टैक्स बनेगा, तो आप सर बताओ कि कैसे उस टैक्स से बचे या उसका टैक्सेशन कैसे होगा। एंड व्हाट वी डू इज वी डू अ रिसर्च। एक्ट के प्रोविजंस में से रेलेवेंट जो सेक्शंस हैं, रेलेवेंट रूल्स हैं, रेलेवेंट जजमेंट्स हैं, उनके बेसिस पर हम उसको ओपिनियन देते हैं, उसको गाइड करते हैं कि देखो आपको इस ट्रांजैक्शन पे टैक्स ऐसे लगेगा, और अगर आप टैक्स बचाना चाहते हो तो आपको ये करना चाहिए। तो दिस इज अ सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच। पीपल कम टू अस विद अ प्रॉब्लम and we give them solutions, and that solution is based on the specific provision। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर हम इंटरप्रिटेशन या उस पर रिसर्च करते हैं। तो वो लेवल पे जाने के लिए आपको बेसिक इनकम टैक्स सारा पढ़ना पड़ेगा, वो सारा आएगा तभी आप आगे रिसर्च कर पाओगे। तो सीए इंटर में आपको फर्स्ट लेवल पर ये बेसिक इनकम टैक्स पढ़ाया जाएगा, और सीए फाइनल में आपको एडवांस लेवल पर इनकम टैक्स पढ़ाया जाएगा, एंड दैट्स इट। उसके बाद स्टूडेंट्स अप्रोच खत्म हो गई। फिर इनकम टैक्स अगर आपको पढ़ना है तो इट इज ऑल रिसर्च। आपको रियल लाइफ में ऐसे ही होने वाला है कि somebody will come with a problem and you have to give solutions। तो अगर आप ये सोच लो कि हमको तो डॉक्टर ही बनना है इनकम टैक्स का सीए इंटर में, नहीं कर पाओगे, और फाइनल में भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन भी नहीं आपसे। इंटर में आपको क्या पढ़ना है मैं बता देता हूँ। इंटर में इनकम टैक्स एक्ट में 750 सेक्शंस में से करीब करीब 100 सेक्शंस आपको पढ़ने हैं। नाउ इट विल बी अ रिलीफ, राइट, अंडरस्टैंड कि अपने को सारा नहीं पढ़ना है, 100 सेक्शंस आपको इंटर में पढ़ने। एंड फाइनल की जहां तक बात आती है, फाइनल में आपको सारे 750 सेक्शंस पढ़ने हैं। फाइनल इज अ बिग थिंग, राइट। सो फाइनल में आपको 750 सेक्शन सारे पढ़ने। इनकम टैक्स रूल्स इंटर में आपको 10 से 15 रूल्स मैक्सिमम पढ़ने, मैक्सिमम 10 से 15 रूल्स, वो भी ज्यादा बता रहा हूं मैं, उतना भी नहीं पढ़ना है। फाइनल में भी आपको मैक्सिमम 20 रूल्स पढ़ने होंगे, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद सर्कुलर्स एंड क्लेरी नोटिफिकेशंस। इंटर में गिनती क्या है, आपको कुछ 10-15 सर्कुलर होंगे, उससे ज्यादा नहीं। फाइनल में 10,000 में से मैं कह रहा हूं 10-15 सर्कुलर है, कुछ भी नहीं। आप देखो फाइनल में आपको करीब करीब 150 सर्कुलर्स पढ़ने होंगे। फाइनल आई सेड इट इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी बिग। उसके बाद लास्टली केस लॉस। इंटर में आपको वैसे एक भी केस कोर्स में नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल केस यू हैव टू स्टडी। अभी उस लेवल पे अपन कहाँ है कि इंटरप्रिटेशन करें और डिस्प्यूट को हैंडल करें। अभी तो बेसिक इनकम टैक्स ही पढ़ ले, वही हो रहेगा इंटर में। एज सच कोई भी केस लॉ नहीं रहेगा। मैं अपनी तरफ से आपको गिनती के 2-4-5 केस ऐसे ही बता दूंगा ताकि वो आपको डायमेंशन क्लियर रहे, डिस्कशन में इंपॉर्टेंट रहेंगे वो। और फाइनल में आपको 500 केसेस करीबन पढ़ने पड़ेंगे, 500 cases। So this is all, I am just giving you you can say a path कि exactly आपको किस रास्ते पर जाना है सीए फाइनल लेवल पे, और फाइनली सीए बनने तक कितना पढ़ना है। कंप्लीट इनकम टैक्स तो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, एंड इट इज अ मैटर ऑफ रिसर्च एज आई सेड। सो यू हैव टू डू अ रिसर्च एवरी टाइम, you have to handle a problem every time, but for the student oriented thing you have to study only 100 sections, 10 से 15 रूल्स, 10 से 15 सर्कुलर्स, और केस लॉ कुछ भी नहीं। तो ये हो गया इंटर। इंटर में इतना ही पढ़ना है। और ये जो मैंने आपको बताया, ये जो पूरी कहानी बताई, इसलिए नहीं बताई कि आप डर जाओ कि देखो इतना इनकम टैक्स होता है, इसलिए नहीं बताया।
इनफैक्ट अपने मॉड्यूल में एक हेडिंग दिया हुआ है और उस हेडिंग का नाम है सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ. व्हाट इज द सोर्स ऑफ द इनकम टैक्स लॉ? And the source of the income tax law is the act, the rules, the circulars and notifications and the case law. In fact, अभी आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, आगे आप कंपनी लॉ पढ़ोगे. कंपनी लॉ का सोर्स कोई पूछेगा तो यही होता है, कंपनीज एक्ट, कंपनीज रूल्स, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन एंड केस लॉ. जीएसटी पढ़ोगे और हो सकता है उसके मॉड्यूल में दिया हो व्हाट इज द सोर्स ऑफ द जीएसटी लॉ. तो द सोर्स ऑफ द जीएसटी लॉ इज द जीएसटी एक्ट, जीएसटी रूल्स, circulars and notifications and case laws. So every law there are act, rules, circulars and notifications and case law. LLP act, LLP act, LLP rules होंगे, आपने नहीं पढ़े होंगे पर rules होते हैं. LLP act, LLP rules, circulars and notifications and case laws. So this is the source of every law. अपने मॉड्यूल में दिया हुआ है what is the source of income tax law. So this is the source of income tax law. और कभी आपने शब्द सुना होगा स्टैच्यू. स्टैच्यू में लिखा हुआ है ऐसा सुना होगा. तो स्टैच्यू बेस्ड लॉ जो होता है, स्टैच्यू जिसको कहते हैं, वो होता है एक्ट, रूल्स और सर्कुलर्स. केस लॉ स्टैच्यू का हिस्सा नहीं होते. केस लॉ बेसिकली अदालत के द्वारा बनाया हुआ कानून होता है. तो अगर किसी ने पूछा व्हाट इज स्टैच्यू ऑफ द इनकम टैक्स, so it is basically the income tax act, rules and circulars. One should know it because these things are going to be very important when you go on to the advanced level sometimes. अब मैंने ये बता दिया कि इनकम टैक्स एक्ट अपने को कितना पढ़ना है, 100 सेक्शंस पढ़ने हैं. तो अब मैं फाइनली चालू करता हूं इनकम टैक्स एक्ट से, सेक्शन से. यहां से अब अपनी कहानी चालू करते हैं. इनकम टैक्स एक्ट 1961 का पहला सेक्शन, सेक्शन 1. किसी भी एक्ट का पहला सेक्शन जो होता है वो होता है शॉर्ट टाइटल, स्कोप एंड डेट ऑफ कमेंसमेंट. शॉर्ट टाइटल, स्कोप एंड डेट ऑफ कमेंसमेंट. किसी भी एक्ट में आप चले जाओ, उसका पहला सेक्शन यही होता है, शॉर्ट टाइटल, स्कोप एंड डेट ऑफ कमेंसमेंट. इसमें 3 सब सेक्शंस हैं. आई होप यू नो सेक्शन, और सेक्शन के अंदर जो होता है वो सब सेक्शंस है. कभी हम उसकी थोड़ी अलग से बात करेंगे, पर अभी अपन आगे चलते हैं. यहाँ पे 3 सब सेक्शंस है. सबसे पहला सब सेक्शन, उसमें लिखा हुआ है दिस एक्ट may be called as the Income Tax Act 1961. तो इसका नाम, शॉर्ट टाइटल, बहुत सिंपल. एक्ट का नाम क्या होगा? दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज द इनकम टैक्स एक्ट 1961. ये हो गया पहला सबसेक्शन. दूसरा सबसेक्शन, it applies to whole of India. And if you are waiting कि यहां मैं लिखूं कि एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, तो मैं नहीं लिखूंगा. और 1961 में भी नहीं लिखा था. ठीक है, वो आर्टिकल 370A तो अभी उसमें हुआ है, पर 1961 से इनकम टैक्स एक्ट सबको बराबर मानता है. सबके साथ एक जैसा भाईचारा है हमारा, किसी को नहीं छोड़ेंगे. जम्मू कश्मीर वालों को क्यों छोड़ दें इनकम टैक्स से, उन पे भी टैक्स लगेगा. तो इनकम टैक्स में एक ही फिलॉसफी चलती है, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सब पे टैक्स लगाएंगे. दैट इज द फिलॉसफी. धीरे धीरे आप खुद अप्रिशिएट करोगे जो मैं कह रहा हूं, यही फिलॉसफी है. तो इनकम टैक्स अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया.
इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, राइट फ्रॉम 1961 ऑनवर्ड्स, देयर इज नो कंफ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो अनुच्छेद 370 है उससे कोई फर्क नहीं पड़ा हमको, आर्टिकल 370 से कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर तीसरी बात आती है द डेट ऑफ कमेंसमेंट, एंड द डेट ऑफ कमेंसमेंट इज इट शैल अप्लाई फ्रॉम 1/4/1962। तो यह एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1962 से लागू होगी। 1961 में एक्ट आया और 1962 से एप्लीकेबल हो जाएगी। इट विल अप्लाई फ्रॉम 1/4/1962। अब देखो ये बहुत सिंपल सी बात है, और इनफैक्ट व्हाट यू विल सी इज ऐसा हर एक्ट में होता है। जैसे कंपनीज एक्ट, तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 1 में क्या लिखा होगा, ऐसे ही कुछ लिखा होगा, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज द कंपनीज एक्ट 2013, इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया। अब आई डोंट नो वहां लिखा होगा कि नहीं, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, उस समय जब एक्ट आया था तब तो जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल प्रिविलेज था, तो कंपनीज एक्ट में लिखा है कि नहीं पता नहीं। अब तो हालांकि इट हैज बीन मर्ज्ड इनटू द डोमेस्टिक लॉ, इंडियन लॉ में ही वो मर्ज हो चुका है, तो अलग से उसके लिए कोई स्पेशल लॉ या स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया। और कंपनीज एक्ट में भी ऐसे ही लिखा होगा, इट शैल अप्लाई फ्रॉम, कोई डेट लिखी होगी, या ऐसा लिखा होगा, इट शैल अप्लाई फ्रॉम अ डेट as may be notified by the government, as may be prescribed, we don't know। ऐसे ही LLP एक्ट में लिखा होगा, this act may be called as the LLP Act 2008, it applies to the whole of India, maybe except Jammu and Kashmir, and it applies from a particular date। तो ऐसा ही सभी कानून में लिखा होगा। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 1 में भी ऐसा ही लिखा है। एक्ट का नाम दिया है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है समझाने लायक। इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया, तो पूरे भारत में इनकम टैक्स एक्ट लगेगा। अब क्योंकि ये कोडिफाइड सिस्टम ऑफ लॉ, तो यहां पर हर शब्द को का इंपॉर्टेंस होता है, और हर शब्द को आपको समझाना पड़ता है, और अगर नहीं समझाया तो फिर उस पर इंटरप्रिटेशन आने लगता है। तो इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। somebody कैन आस्क व्हाट इज इंडिया, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिया। इनकम टैक्स एक्ट में दी हुई है वो डेफिनेशन। भारत क्या है ये मैं आपको बताऊंगा इनकम टैक्स में, और सेकेंड चैप्टर में बताऊंगा, अभी इट्स नॉट द राइट टाइम टू डिस्कस इट। और फिर उसके बाद आता है इट अप्लाइज फ्रॉम 1962। कभी से भी लगता हो आज तो एप्लीकेबल है 2021 में, तो इसकी चिंता की बात नहीं है। ये हो गया सेक्शन 1 खत्म। 100 में से एक तो खत्म हो गया अपना सेक्शन, अब तो 99 ही बचे, ऐसे करते जाओ बस, ज्यादा नहीं अपना। यस यस प्लीज। दे हैव यूज्ड द वर्ड में, बट इट शुड बी रिटन शैल ना। हाँ एक्चुअली ये तो सेक्शन 1 है, और इसमें उनका इंटेंशन जो रहा होगा वो ये रहा होगा कि एक्ट का एक नाम इनकम टैक्स एक्ट है, और भी कोई नाम हो सकता है, हमने एक्ट ही कह दिया, आईटी एक्ट ही कह दिया, या इंडियन इनकम टैक्स एक्ट से कई बार रेफर कर दिया, ऐसा होगा उनको, तो उन्होंने मे वर्ड लिखा है। ठीक है, ओके चलो अभी आते अब सेक्शन 2। डू यू नो व्हाट इज सेक्शन 2 ऑफ एनी एक्ट? Section 2 is definitions. Section 2 of any act is definitions. Contract Act और Sale of Goods Act और Partnership Act और सब जगह आपने definitions पढ़ी होगी। अभी Contract Act में कितनी definitions है? Section 2 में 8-10 definition होगी। Section 2A, 2B, 2C, 2H. 2H is the definition of contract, है ना? तो ज्यादा से ज्यादा क्या 10-12 definition होगी। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कितनी डेफिनेशन होगी? 10-15 डेफिनेशन होगी। और एलएलपी एक्ट में कितनी होंगी? 15-20 होंगी ज्यादा से ज्यादा। कितनी होंगी? इनकम टैक्स सेक्शन 2 डेफिनेशन सेक्शन, और कानून है, और इंटरप्रिटेशन का बहुत झगड़ा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा लिटिगेशन होता है यहाँ पे। तो उनने डेफिनेशन लिखना चालू किया, तो दे वांटेड टू बी प्रिसाइज, ताकि कोई ज्यादा इंटरप्रिटेशन लोग कर नहीं सके। तो उन्होंने लिखा सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 डेफिनेशन, और ऐसे लिखना चालू किया 2(1), 2(2), 2(3), 2(4), और लिखते गए 50 डेफिनेशंस लिख डाली।
फिर उसके बाद समय समय पर कानून बदलता गया, तो कुछ डेफिनेशंस डिलीट होती गई, कुछ अमेंड होती गई, कुछ नई जुड़ती गई, तो फिर बीच में लिखा 2(1)A 2(1)B, और ऐसे करके 80 से 90 डेफिनेशंस होगी इनकम टैक्स में। अब जनरली अपन जो लॉ पढ़ते हैं तो पहले डेफिनेशन का सेक्शन पूरा पढ़ लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले पढ़ लो, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट और व्हाट इज एग्रीमेंट वगैरह, ऐसे 8-10 ही तो डेफिनेशन है, पढ़ ली। मॉड्यूल में पहले चैप्टर में कोई भी एक्ट आपने पढ़ा होगा तो पहले चैप्टर में डेफिनेशंस दी रहती है, फटाफट हो जाती है। इनकम टैक्स में 80-90 डेफिनेशन है। इतना पढ़ने जाएंगे तो मेरे ख्याल से बैच ही पूरी अपनी सिर्फ डेफिनेशन में ही खत्म हो जाएगी। तो ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टडी ऑल द डेफिनेशंस एट अ स्ट्रेच, और सारी डेफिनेशंस डेफिनेटली इंटर में अपने को पढ़नी भी नहीं। इंटर में अपने को गिनती की 10-15 डेफिनेशंस पढ़नी होती। एंड देन मैं डेफिनेशन अभी आपको एक भी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको डेफिनेशन धीरे धीरे पढ़ाते जाऊंगा समय समय पर, नीड बेसिस पर। जब कोई वर्ड का रेफरेंस आएगा तो मैं उस वर्ड के लिए उसकी डेफिनेशन आपको बता दूंगा। इस तरीके से अपन चलेंगे, इंस्टेड ऑफ गोइंग एट अ स्ट्रेच की सारी डेफिनेशन बता दूं, आई विल गो ऑन अ नीड बेसिस। एंड देन इनकम टैक्स में सेक्शन 2 डेफिनेशन सेक्शन तो है ही, और डेफिनेशन सेक्शन की एक खासियत बता देता हूं, शायद आपको पता हो, हमेशा हर एक्ट के डेफिनेशन सेक्शन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है। इट्स लाइक अ डिक्शनरी, ठीक है। आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर, सम पीपल आर सेइंग यस, सो आई बिलीव दैट दे नो इट। समथिंग लाइक दिस, कि जैसे सेक्शन 2(1) में अगर एडवांस टैक्स की डेफिनेशन होगी तो सेक्शन 2(1)A में एग्रीकल्चर की डेफिनेशन होगी। और आपको कभी कंफ्यूजन है, आपको कंफ्यूजन है कि साहब कंपनी की डेफिनेशन पहले आएगी कि इंडिया की डेफिनेशन पहले आएगी, तो कंपनी की डेफिनेशन पहले आएगी। उस तरीके से आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डेफिनेशंस को बड़ी इजीली स्क्रॉल कर सकते हो। मतलब 80-90 डेफिनेशन में ऐसा नहीं होता है कि सेक्शन 2 का एक एक पॉइंट अपने को देखना पड़ता है। इनफैक्ट हम तो डायरेक्टली वहां जाते हैं एज अ डिक्शनरी और देख लेते हैं कि सेक्शन 2 में क्या इसकी डेफिनेशन है। डायरेक्टली वी गो टू दैट अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड सी इट। प्रैक्टिकल लाइफ में बता रहा हूं। इनकम टैक्स इतना बड़ा सब्जेक्ट और 80-90 डेफिनेशन तो सेक्शन 2 में ही आ गई। उनको लगा एक और डेफिनेशन हमको देनी है, तो उन्होंने सेक्शन 3 में भी एक डेफिनेशन दे दी। सेक्शन 3 में भी एक डेफिनेशन है, और दैट इज ऑफ समथिंग कॉल्ड एज अ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर करके एक कंसेप्ट होता है, उसकी डेफिनेशन उन्होंने सेक्शन 3 में दे दी। वो भी मैं नीड बेस्ड पे बताऊंगा, जब जरूरत आएगी मैं बताऊंगा, देखो ये सेक्शन 3 की डेफिनेशन है। तो सेक्शन 2 और 3 तो डेफिनेशन सेक्शन हो गए, पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे इसको। अब अपन आ जाते हैं सेक्शन 4 पे। वी आर डन विद सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। अब आते हैं सेक्शन 4 पे। यहां से हम कह सकते हैं कि इनकम टैक्स का रियल कंटेंटफुल हिस्सा चालू होता है। इनकम टैक्स में या किसी भी टैक्स में 3 चीजें होती है। एक होता है चार्ज, दूसरा होता है कंप्यूटेशन, और तीसरा होता है प्रोसीजर्स। किसी भी टैक्स लॉ में ये 3 चीजें आपको देखने को मिलेगी, चार्ज, कंप्यूटेशन एंड प्रोसीजर। और इनकम टैक्स का सेक्शन 4 इज द चार्ज, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। नाउ व्हाट इज दिस चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, समझाता हूं। जैसे टैक्स लॉ में ऐसा दिया रहता है कि ये टैक्स कब लगेगा, ऐसा तो होगा नहीं कि हमेशा ही लगता रहेगा, ये टैक्स कब लगेगा, किस चीज पर लगेगा। जैसे इनकम टैक्स में ऐसा लिखा होगा, शायद अपन सेक्शन 4 पढ़ेंगे अभी, शायद ऐसा लिखा होगा कि इफ सम पर्सन अर्न्स एन इनकम देन ही हैज टू पे इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स तो इनकम पे लगता है। तो शायद ऐसा लिखा होगा कि इफ सम पर्सन अर्न्स इनकम देन ही हैज टू पे इनकम टैक्स। ऐसा जीएसटी में लिखा होगा, जीएसटी में लिखा होगा ऑन दी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या ऑन दी सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यू आर लायबल फॉर जीएसटी। कस्टम्स एक्ट में लिखा होगा ऑन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स यू आर लायबल फॉर कस्टम्स ड्यूटी। तो ऐसा हर एक्ट में एक चार्जिंग सेक्शन होता है जो हमको बताता है कि प्रिसाइजली
ये टैक्स कब लगेगा। और हमें सबसे पहले यही देखना होता है कि क्या हमें टैक्स लगेगा कि नहीं। तो इनकम टैक्स में सबसे पहले हमको यही पता होना चाहिए चार्जिंग सेक्शन कि क्या हमें इनकम टैक्स लगेगा या नहीं। उसकी कंडीशंस फुलफिल होगी तो हमें टैक्स लगेगा। सो वी हैव टू गो इनटू द चार्जिंग सेक्शन। दूसरी बात आती है हर टैक्स लॉ में कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन बेसिकली होता है कैलकुलेशन, पर टैक्स की भाषा में हम कैलकुलेशन को कंप्यूटेशन कहते हैं। टैक्स कोई भी पढ़ोगे आप, वहां पे दे विल यूज द वर्ड कंप्यूटेशन। तो कंप्यूटेशन हमको करना पड़ता है, और कंप्यूटेशन में हमेशा दो फिगर्स इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है वैल्यू और दूसरा होता है रेट। सो वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट इज इक्वल टू टैक्स। अभी जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स लगता है हमको प्रॉफिट पर। प्रॉफिट का टैक्स होता है इनकम टैक्स, इनकम का। अब प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कौन से खर्चे माइनस होंगे, कौन से खर्चे माइनस नहीं होंगे, वो हुआ वैल्यूएशन, कंप्यूटेशन। फिर अपन ने मेहनत करके सारा इनकम टैक्स के फॉर्मूला के बेसिस पर प्रॉफिट निकाल लिया, तो उस प्रॉफिट पर एक रेट लगेगा। जैसे कल अपन ने परसों वो स्लैब रेट देखा था कि 2.5 लाख तक इनकम एग्जाम, तो 2.5 लाख से ऊपर 5%, 20%, या मान लो उन्होंने कह दिया 30% इनकम टैक्स लगेगा। तो जो भी रेट है उस रेट पर इनकम टैक्स लगेगा। जीएसटी लगता है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो अब किसी ने बिल दिया, गुड्स बेचे, बिल दिया, तो उस बिल में उसने लिखा गुड्स की वैल्यू इतनी प्लस फ्रेट प्लस, ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस। बिल में कई सारे चार्जेस उसने लिख रखे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग, ये सब चार्जेस लिख रखे हैं। अब हमको किस वैल्यू पे जीएसटी लगेगा, गुड्स की वैल्यू पे या उसमें फ्रेट वगैरह जो अलग से मेंशन्ड है उसको भी ऐड करके? इसका जवाब मैं नहीं दे रहा हूं, इसका जवाब आपको जीएसटी के कानून में मिलेगा कि एग्जैक्टली किस वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। और फिर मान लो जीएसटी एक वैल्यू पे लग गया, तो किस रेट पे लगेगा, राइट, दैट इज अनदर क्वेश्चन कि जीएसटी का रेट 5% होगा या 20% होगा, 18%, जो भी रेट है वहां पर वो रेट लगेगा। फिर ऐसी कस्टम्स एक्ट में लिखा होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी लगता है। तो अब अपन ने गुड इंपोर्ट किए, मान लो हम लोग से कहीं घूमने गए, सिंगापुर गए, और वहां से अपन एक कैमरा खरीद के लाए, उसके ऊपर अपने को कस्टम ड्यूटी लगने वाला है। अब कस्टम ड्यूटी कैमरा की किस वैल्यू पे लगेगा? इंडिया में कैमरा की अलग वैल्यू है, सिंगापुर में अलग वैल्यू है, हमने कोई वैल्यू में खरीदा हो सकता है किसी दुकान से। तो इंपोर्ट ड्यूटी किस वैल्यू पे लगेगी? बिल में जो वैल्यू लिखी है, या उसका मार्केट वैल्यू इंडिया वाली, या मार्केट वैल्यू सिंगापुर वाली, किस वैल्यू पे कस्टम ड्यूटी लगेगा? वो उसका जवाब कस्टम्स एक्ट में होगा। और फिर किस रेट पे लगेगा? 35%, 5%, कस्टम के पूरा शेड्यूल होता है, एक टेरिफ कहते हैं जिसको। तो टेरिफ में दिया रहता है कि किस रेट पर कस्टम ड्यूटी लगेगा। तो हर टैक्स लॉ में बेसिकली कंप्यूटेशन में ये दो वेरिएबल्स होते हैं, किस वैल्यू पे टैक्स लगेगा और किस रेट पे लगेगा। इनकम टैक्स में भी मुझे ये दो चीजें पढ़ानी रहेगी कि किस वैल्यू पे इनकम टैक्स लगेगा, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, और किस रेट पे इनकम टैक्स लगेगा। और फिर होता है प्रोसीजर्स। बहुत सारी चीजें होती है टैक्स लॉ में। जैसे एक होता है हमको टैक्स भरना है, वी हैव टू पे द टैक्स। तो कब टैक्स भरना है, व्हाट इज द टाइमिंग? इनकम टैक्स मंथली भरना है, क्वार्टरली भरना है, ईयरली भरना है? इनकम टैक्स भरने का क्या तरीका होगा? कभी आपने शब्द सुना एडवांस टैक्स भरना पड़ता है, टीडीएस होता है, सुना टीडीएस? टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स टीडीएस होता है। क्या होता है पता नहीं, अपन पढ़ेंगे, एक चैप्टर है उसका। टीडीएस होता है, टीसीएस होता है, ऐसे कई तरीके होते हैं जिसके जरिए टैक्स पे किया जाता है। सो आई विल एक्सप्लेन। फिर टैक्स पेयर को अपना हिसाब देना पड़ता है कि साहब मैंने इतना इतना इनकम कमाई, उस पर इतना टैक्स बनता है, जिसको कहते हैं रिटर्न ऑफ इनकम। फिर उस हिसाब को इनकम टैक्स वाले डिपार्टमेंट के अधिकारी लोग चेक करते हैं। हमने तो अपनी तरफ से हिसाब दे दिया, उस हिसाब को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी चेक करते हैं, जिसको कहा जाता है असेसमेंट। कई सारे प्रोसीजर्स होते हैं। टैक्स की चोरी करने पर जेल भी होती है, पेनल्टी भी लगती है, उस सबके अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं। तो कई सारे प्रोसीजर्स होते हैं टैक्स लॉ में। हर टैक्स लॉ में, हर टैक्स लॉ में ये होता है कि आपको टैक्स कब भरना है, उसका हिसाब कैसे देना है, कब देना है, उसका हिसाब वो लोग चेक करेंगे।
और उसमें अगर आपने चोरी की है तो उस पर पेनल्टी वगैरह भी लगा सकते हैं, क्या लगेगा। तो वो सब का पूरा एक लंबा चौड़ा डिस्कशन है, हर टैक्स लॉ में होता है। इनकम टैक्स में भी ये सारे टॉपिक्स हैं, चार्ज, कंप्यूटेशन एंड प्रोसीजर्स। एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग with the charging section. In the income tax, the charging section is section 4. So technically here starts the core income tax. Now the charge of the income tax, section 4. सेक्शन 4 6 कंडीशंस बताता है, और अगर ये 6 कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तो इनकम टैक्स लगता है। पहली कंडीशन है, देयर शैल बी अ पर्सन। इनकम टैक्स लगने की पहली कंडीशन है दैट देयर शैल बी अ पर्सन। सेकेंड कंडीशन इज पर्सन शैल अर्न इनकम। इनकम पे टैक्स है तो कोई व्यक्ति होगा और वो व्यक्ति इनकम कमाएगा। तीसरी कंडीशन है, इनकम शैल फॉल विद इन स्कोप of income tax. The income shall fall within the scope of income tax. That is the third condition. हम इंडिया में दुनिया भर की इनकम पर टैक्स नहीं लगाते, हम तो उसी पर टैक्स लगा सकते हैं जो भारत के स्कोप में आता है। तो भारत का स्कोप क्या है वो अपन पढ़ेंगे, राइट। ये सब पॉइंट्स में लिख रहा हूं, एवरी पॉइंट नीड्स एन एक्सप्लेनेशन, और करीब करीब 1 महीना लगेगा 6 पॉइंट्स जो हैं इसको पढ़ने में। इट विल टेक अ मंथ टू स्टडी, so it's a very lengthy discussion that way. So income shall fall within the scope of income tax. Fourth condition, income shall not be exempt. Income shall not be exempt. In fact, एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है एग्जम्प्ट इनकम। उसमें अपन पढ़ेंगे 80-90 इनकम्स एग्जम्प्ट की गई है। इनकम टैक्स में दो चार तो कुछ होते ही नहीं है, सब ऐसे ही होता है, 80 है 100 है, उससे कम बात ही नहीं होती है। तो 80-90 इनकम एग्जम्प्ट की गई हैं। एक आध अपने को पता भी है, जैसे एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है। तो ऐसे अपन बहुत सारी इनकम और पढ़ेंगे जो एग्जम्प्ट होती है। अगर वो एग्जम्प्ट है तो इनकम टैक्स नहीं लगेगा। फिर उसके बाद फिफ्थ कंडीशन, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर को हम शॉर्ट में लिखते हैं PY, शैल बी टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर। और असेसमेंट ईयर को हम शॉर्ट में लिखते हैं AY। ये होते क्या है मेरे को बताना है, कभी मैं आपको बताऊंगा। सो इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर शैल बी टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर। I will explain what is previous year, what is assessment year, and what is this all concept all about. And the sixth and the last condition, income shall be taxable at specified rate. Now there are definitely rates of income tax, and जैसे मैंने कहा वैल्यू पे रेट लगता है, तो रेट की बात यहीं पे मैं कर लूंगा कि इनकम एक प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफाइड रेट पे टैक्सेबल होगी, और वो रेट क्या रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो कुल मिलाकर ये 6 कंडीशंस हैं, और अगर ये सारी की सारी 6 कंडीशंस फुलफिल होती है तब जाकर इनकम टैक्स लगेगा। देयर शुड बी अ पर्सन,
Now, in fact, I'll explain because this is a codified system of law. So I will explain what is a person. Person की definition बताऊंगा in fact, that is given under section 2 subsection 31. तो मैं आपको प्रिसाइजली बताऊंगा कि देखो ये पर्सन होता है, इस पर इनकम टैक्स लगता है, केवल इन पे लगता है, इसके अलावा किसी और पे नहीं लगता है. पर्सन हैज टू अर्न इनकम. तो इनकम क्या होती है उसकी डेफिनेशन सेक्शन 224 में दी गई है. मैं आपको बताऊंगा कि इनकम ये होती है. फिर उसके बाद आता है इनकम शैल फॉल इन दी स्कोप ऑफ इनकम टैक्स. सो सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 9 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, इसमें आता है स्कोप ऑफ इनकम टैक्स. आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज द स्कोप ऑफ इनकम टैक्स. फिर उसके बाद आता है इनकम शुड नॉट बी एग्जम्प्ट. सेक्शन 13 से लेके सेक्शन 10 से लेके 13B, 10 से लेकर 13B तक आता है व्हाट इज द स्कोप ऑफ व्हाट इज द इनकम्स व्हिच आर एग्जम्प्ट. आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज एग्जम्प्ट इनकम. फिर इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर शैल बी टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर. ये है सेक्शन 3, प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट. जैसा कि मैंने कहा वहां मैं आपको बताऊंगा प्रिसाइजली कि व्हाट इज प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर. एंड इनकम शैल बी टैक्सेबल एट स्पेसिफाइड रेट. तो रेट्स ऑफ इनकम टैक्स वो बताऊंगा. उसका एक्ट में कोई सेक्शन नहीं है, तो वो कहीं और से गवर्न होते हैं, समझाऊंगा मैं. तो इनकम शैल बी टैक्सेबल एट स्पेसिफाइड रेट. एवरीथिंग नीड्स एन एक्सप्लेनेशन हियर. इट विल टेक अ मंथ टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग. ये 6 पॉइंट्स पढ़ने में 1 महीना लगेगा और अपने बैच के 3 चैप्टर्स हो जाएंगे इसमें. फर्स्ट 3 chapters of our batch will be done with this. Right? Thank you very much. I have just one question to ask. Have you got the notes? Those who have got the notes, printed notes, please. Yes. Okay. Some people have got it. Online also some people have got it. I'll do one thing. I'll just get a soft copy at least of the first 2 chapters. ताकि जिनके पास नहीं भी हैं तो हम उसको रेफर कर सकें, इसलिए आपको वो अवेलेबल करा दूंगा मैं. थैंक यू वेरी मच. राइट.